है समय। आप आरसीएम करें ना करें, जिंदगी में अगर अमीर बनना है तो समय का ध्यान रखें। जितने भी महान व्यक्ति हैं उन्होंने अपनी बुकों में लिखा है कि समय से पैसा बनाया जा सकता है, पैसे से समय नहीं बनाया जा सकता। आरसीएम में वो ही लोग कामयाब होंगे जो समय का ध्यान रखेंगे। और मैं समय के लिए शुरू से बहुत कमिटेड हूं। थोड़ा सा इसको समझते हैं। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं, दिनेश जी आपकी पढ़ाई ज्यादा नहीं, फिर आरसीएम में आप इतने कामयाब क्यों हुए? उसका एक कारण है मात्र समय। आपके यहाँ सभाएं होती हैं नेताओं की? अभी तो दौर भी वही चल रहा है? हाँ, दौर वही है। तो वक्ता पहले पहुंचता है या श्रोता? श्रोता पहले पहुंचता है। तो मैं आज यहाँ सुबह 5 बजे आ गया था। श्रोता अभी भी आ रहे हैं। इस मीटिंग का टाइम 10 बजे था। पोस्टर भी आपके पास गया होगा, देखना लोग अभी भी आ रहे हैं। शायद 11 ओवर हो गई। और देखना ये मीटिंग खत्म होने तक आएंगे। बहुत लोग तो आने के बाद ये पूछते हैं मीटिंग खत्म कर दी? तो कभी ऐसे लोग मिले तो उनको कहना कि आप ठीक समय पे आए हो, हम थोड़ा जल्दी शुरू हो गए थे। पर उतनी देर जरूर बैठना चाहिए, क्योंकि जितना खर्च किया उतना वसूलना चाहिए। जितना खर्च किया है गणेश जी उतना तो वसूलना चाहिए। तो 150 खर्च किया है, उतना वसूलो। तो मैं आपसे बीच बीच में पूछता रहूंगा, पूरे हो गए पैसे या बचे हैं? तो जब तक आप कहेंगे बचे हैं, जब तक हम बात करेंगे। और जैसे ही आप कह देंगे पूरे हो गए, मीटिंग को वहीं खत्म कर देंगे। और आज आप मेरे को आरसीएम का समझ के मत सुनना। मेरा आपसे एक निवेदन है, आप मेरे को अपने परिवार का एक सदस्य समझ के सुनना। आरसीएम में तो आपने बहुत लोगों को सुना है, मेरे को भी सुना होगा। आप आरसीएम के रूप में नहीं सुनना, मेरे को इस तरह सुनना जैसे परिवार में एक बड़ा सदस्य होता है, बड़ा भाई होता है, या चाचा जी होते हैं, या पिताजी होते हैं। तो उनका जो एडवाइस होता है वो अच्छे के लिए होता है। उस पर बच्चा चले ना चले ये दूर की बात है, लेकिन वो एडवाइस अच्छा होता है और उसको जो पालन करता है वो बच्चा आगे जाता है। मेरा जन्म इसी यूपी में हुआ, मुरादाबाद आपके नजदीक, किसान परिवार में हुआ। 100 बीघे जमीन थी मेरे पिताजी के पास। पिताजी मेरे अकेले थे, दादाजी अकेले थे, परदादाजी अकेले थे। हमारे पिताजी के हम 4 बच्चे हुए। तो मेरे 3 भाई तो मेरे दादाजी के पास बहुत ज्यादा नहीं बैठते थे, लेकिन मैं दिन में लगभग 7 घंटे मेरे दादाजी के साथ व्यतीत करता था। और मेरे को ऐसा लगता है जो बच्चा आज भी दादाजी के पास बैठता है उसको किसी भी कॉलेज में जाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आजकल बच्चे बैठते नहीं। मैं 7 घंटे दिन में व्यतीत करता था उनके साथ, इसलिए मैं स्कूल कम गया। मैं स्कूल दोपहर तक ही गया हूं। आप सब शाम वाले हैं, मैं दोपहर वाला। मैं इंटरवल में आ जाता था, उसके बाद मैं दादाजी के साथ रहा करता था। तो मेरे दादाजी मेरे को 2 बात हमेशा बोलते थे, बेटा एक कभी भी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना। और दूसरा वो बोलते थे, जिंदगी में ऐसा काम कभी मत करना कि तुम्हें काम करने से दूसरे को नुकसान हो। हमेशा ऐसा काम करना कि तुम्हारा फायदा कम हो और सामने वाले का फायदा ज्यादा हो। और दोनों कामों में परेशानी आएगी, सच बोलने में भी आएगी और दूसरों का फायदा कराने में भी आएगी, लेकिन जीत तुम्हारी होगी। मैंने कहा कब होगी? बोले ये मेरे को नहीं पता। और मैं उन्हीं के संस्कारों में चला। आ जाओ, आप सही समय पे आए, आ जाओ। आज भी मेरे परिवार में मेरे अलावा कोई सच नहीं बोलता, ये भी बात सच है। ना मेरे 3 भाई, ना मेरे पिताजी। मेरे दादाजी बोलते थे या मैं बोलता हूं।
और मैं आज जितनी भी बात करूंगा आपसे सच करूंगा, प्रैक्टिकल करूंगा, लॉजिक के साथ करूंगा। यहाँ कितने लोग हैं जिन्हें सच बोलना पसंद है? हाँ, पसंद में तो क्या समस्या है? पसंद में क्या समस्या? यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जो सुबह से शाम तक हर बात पे सच बोलते हैं? लाइन ध्यान से सुनना, सुबह से शाम तक हर बात पर हाथ धीरे धीरे कम हुए, लेकिन अभी 6-7 हाथ खड़े हैं और ये देखना 6-7 भी अभी नीचे हो गए। मैम का हाथ खड़ा है, एग्जाम्पल इनसी बात करते हैं, एग्जाम्पल समझे आप, इनका भी खड़ा है। आपका बच्चा छोटा है, एक ही बेटा है, उसको दांतों की समस्या है। डॉक्टर ने कहा अगर इसने गलती से भी चॉकलेट खा ली तो ये जिंदगी भर के लिए दांत खो सकता है। और आप किराना की दुकान पे सुबह जा रहे हैं किसी काम से और बच्चा पूछ रहा है मम्मी क्या किराना की दुकान पर ही जा रहे हो? क्या बच्चे का भविष्य है आपके सामने, वहां गलती नहीं है आपकी, वहां मजबूरी है। और कहा जाता है किसी के अच्छे के लिए झूठ बोलना पाप नहीं लगता, उसका पाप नहीं लगता। अगर किसी बच्ची की शादी हो रही है और आपको झूठ बोलना पड़ता है तो शास्त्रों में लिखा है उसका पाप नहीं लगता। ऐसा नहीं कि मैं हर जगह सच बोलता हूं, मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ दूसरे का भला हो रहा है और मेरे को झूठ बोलना पड़ रहा है, मैं बोलता हूं, लेकिन अच्छा होना चाहिए। ऐसी कई जगह है, उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। गलती नहीं है, हमारी मजबूरियां हैं। आप जिंदगी में आरसीएम को अभी थोड़ा अलग करते हैं। मैंने कहा आप एक परिवार के सदस्य की तरह मेरे को सुनना। आरसीएम को अलग करते हैं। आज हम जिंदगी में सच बोलकर कितने आगे बढ़ सकते हो आज के इस दौर में? रंजीत जी, आरसीएम को छोड़कर किसी भी प्रोफेशन में आज की तारीख में आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। गलती नहीं है, एग्जाम्पल समझते हैं हमारे। अरे आप तो इधर ही, इधर इधर बाबू जी आप वो बैठो, गद्दे पे बैठो, आप बैठ जाओ। नहीं आगे जगह नहीं है, आप आगे पीछे हो जाए, जस्ट आगे चलो प्लीज। हम बात कर रहे थे जैसे एग्जाम्पल, हम आरसीएम नहीं करते, कुछ तो करते या कर रहे थे। मान लो आपने 20 लाख रुपए लगाकर कोई किराना की दुकान खोली, तो जो प्रोडक्ट आप 100 में खरीद के लाए हो 100 में बेच दोगे? लगभग 110, 15, 120। तो ये बात ग्राहक को बता सकते हो, बोल सकते हो या सच नहीं बोल सकते? चाहते हो, इच्छा है, पर आप बोल नहीं सकते। यहां मजबूरी है आपकी, पैसा कमाना है तो यहां झूठ ही बोलना पड़ेगा। और आप यहां पता ग्राहक को क्या बोलते हो? 120 में लाया था और तुम्हारे को इसलिए 120 में दे रहा हूं, तुम मेरे बहुत पुराने ग्राहक हो और ये बात किसी को बताना नहीं। और ये बात वो सबको ही बोलता है, ये बात किसी को बताना नहीं। मान लो आप जॉब में हो, 6 लोग हो, एक का प्रमोशन होना है और बड़ा अधिकारी पूछ रहा है 6 में से किसका किया जाए तुम बताओ। तो हम पता क्या बोलते हैं? होना एक का ही है। देखो सर, ये रमेश नाम का व्यक्ति कामचोर है, ये श्याम आपके सामने आता है, पीछे आता नहीं, मोहन साइन करके निकल जाता है, दीनदयाल ये दिखता ही नहीं, आपके सामने दिखता है, आखिरी में मैं बचा, बाकी आपकी मर्जी है। बात सच नहीं थी, लेकिन आपको अगर अपना प्रमोशन कराना है आपको झूठ बोलना पड़ेगा। जैसे अगर प्रोफेशन लिया जाए वकील, वकालत, वहां पैसा ही झूठ का, और जितना अच्छा झूठ बोल सकते हो उतना ज्यादा पैसा।
आपको पता है हमारे राम जेठमलानी भारत के बड़े वकीलों में नाम आता है, उनकी पता है काउंसलिंग फीस कितनी है? काउंसलिंग, केस लड़ने की नहीं, केवल आपको उनसे मिलकर बात करनी है, मैं ये केस आपसे लड़वाना चाहता हूं, 10 लाख। कितनी? केवल काउंसलिंग, केस लड़ने की बात अलग है। अब उनकी फीस क्यों है 10 लाख? वो इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं, जज भी उनकी बात जज नहीं कर पाता, और वो फाइल देखती कह देते हैं ये केस में तुम्हें जिता दूंगा, क्योंकि उन्हें पता है वो झूठ पकड़ ही नहीं पाएगा, गलती नहीं है। तो आज की तारीख में सच के साथ बोलना चलना बहुत संघर्ष का जीवन है, और मैंने जिया उसको। मैं 10वीं फेल हूं, 4 साल प्रयास किया, उसके बाद भी नहीं निकले, उसके बाद कॉलेज नहीं निकाल दिया, स्कूल ने कह दिया अब आप जाओ। फादर मेरे गांव के प्रधान थे उस समय, थोड़ा पॉलिटिक्स का शौक था, तो बड़े गुस्सा हुए कि एक बच्चा तो पढ़ता 4 में, मैं तीसरे नंबर का था, उनके सपने थे मेरे से, अब जो भी गॉड की प्लानिंग थी। उसके बाद कहा है खेती करो, तो खेती चालू की। तो दादाजी ने सिखाया था अपने से ज्यादा फायदा सामने वाले को होना चाहिए, तो मैं मजदूरों को ज्यादा बांटता था। तो मेरे परिवार में कजिन ब्रदर है विजय जी, हमारे परिवार में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे वही हैं, ग्रेजुएशन है उनका। तो उन्होंने मेरे से कहा दिनेश खेती वैसी मेहनत का काम है और तू करता अलग तरीके से, तो तू तो मर जाएगा, तू एक काम कर, कोई व्यापार चालू कर। तो मैंने लुधियाना से A1 साइकिल की एजेंसी ली, नई साइकिलों की। 4 मिस्त्री मेरे यहाँ काम करते थे, 4 साल बाद उन चारों ने खुद की खोल ली, मेरी बंद हो गई। वो विजय जी फिर मेरे पास आए, उन्होंने कहा दिनेश तेरे अंदर क्या है, दादाजी है, और इसलिए तू सफल नहीं होगा, तेरा काम ही अलग है, तू लोगों को ज्यादा बांटता है, तेरा बचता नहीं, तो तू तो बर्बाद हो जाएगा, तो तू सेफ काम ढूंढ। सेफ काम क्या है भारत का? जॉब। मैंने कहा जॉब कैसे मिलेगा, यूपी गवर्नमेंट तो 10वीं फेल वालों की तरफ देखती नहीं। बोले हाँ यूपी में तो नहीं मिलेगा, राज्य बदल के देख। तो मैं 1995 में MP चला गया, रतलाम, और मैं MP गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूं इस बात का कि वो 10वीं फेल वालों का ध्यान रखती है। उन्होंने मेरे को कृषि उपज मंडी में जॉब दिया 2075 में। पर आप ये मत समझना उधर ध्यान रखा जाता है तो इधर जो नहीं कर पाए अपन भी उधर चले। उस समय के मुख्यमंत्री अलग थे, अभी बदल गए, अभी वाले डिस्ट्रिक्ट है, उस समय दिग्विजय सिंह जी हुआ करते थे। तो उस जॉब को मैं कर रहा था, तो मैं अपनी जिंदगी में खुश था कि सरकारी जॉब मिल गया। 2075 है, एक दिन 5,000 होंगे, 7,000 होंगे, 10,000। आज मेरे साथ वाले 35-40 हजार पर है। लेकिन मेरी पत्नी खुश नहीं थी, वो एक ही बात बोलती थी मेरे को, आपने आपकी जिंदगी तो खराब की। आगे आप समझते, और यूपीसी है भाई, तो भाई की बात समझ सही है। बोले आपने मेरी भी कर दी। बोले आपके अंदर है दादाजी, आप हो गए हरीशचंद्र, आपको नंबर 2 का पैसा चाहिए नहीं। क्योंकि उस समय मेरा जो सीनियर नहीं जूनियर 25 लाख के घर में रहता था, और मैं 6x10 के किराए के रूम में, ऊपर लोहे का चादर। अच्छा गलती उसकी नहीं थी, वो अच्छे परिवार से, अच्छा परिवार समझते हैं अपन, पैसे वाला। अब इसमें गलती हमारे पिताजी की थी, उन्होंने उस परिवार में शादी कर दी जिसमें नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा उस समय गलती भी नहीं थी, उस समय माता पिता ही फाइनल करते थे, बच्चों को तो बहुत बाद में पता लगता था। हालांकि अभी मामला चेंज हो गया, अभी माता पिता को बहुत बाद में पता लगता है। हाँ पहले बच्चों को बहुत बाद में पता लगता था, अभी माता पिता को बहुत बाद में पता लगता है। कुछ को तो पता लगता है जब शादी करके ही आ जाता है। तो मैं अपनी पत्नी से हमेशा एक बात बोलता था, मैंने कहा जिंदगी में जब भी कुछ अच्छा मिलेगा मैं बहुत अच्छा करूंगा। ये फिक्स लाइन थी मेरी, जिंदगी में जब भी कोई अच्छा काम मिलेगा मैं बहुत अच्छा करूंगा। तो वो बोलती थी वो दिन कब आएगा, मैंने कहा ये दादाजी बता नहीं रहे, वो आएगा कब, लेकिन आएगा।
आदमी उस तारीख को कभी नहीं भूलता जो उसका लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। तारीख थी 26 जुलाई 2002, आज के 21 साल पहले। मैं अपने ऑफिस में इंटर हुआ तो मेरे बॉस को कोई आरसीएम का प्लान दिखा रहा था। बॉस समझते हो, जिसके आगे आप ज्यादा नहीं बोल सकते। मैं इंटर हुआ तो उन्होंने मेरी तरफ चंद सेकंड देखा और मेरे को यह भी नहीं कहा कि तू भी बैठ जा, तू भी समझ ले। वो फिर देखते रहे। लगभग 35 मिनट उस व्यक्ति ने मेरे सामने बात की और उस समय मेरे को आरसीएम में दो ही बात अच्छी लगी। एक तो रॉयल्टी, जिसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं, जिसका आगे जिक्र करेंगे, और एक सिक्योरिटी, सुरक्षा। सुरक्षा क्यों अच्छी लगी? क्योंकि मेरे पिताजी को कम एज में कैंसर हो गया था और उनकी डेथ होने के बाद मेरी माँ का जो हाल हुआ, 3 साल एक तरह से वो कोमा में रही। जब भी थोड़ा सा होश में आती थी, उस समय हम कोमा नहीं बोलते थे, बेहोशी बोलते थे, तो जरा सी होश में आती, बहुत तेज रोती थी और कहती हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, कौन बच्चों की शादियां करेगा, कौन खेती करेगा, कौन पढ़ाएगा। तो वो जो 3 साल का दौर देखा, मैं उस समय छोटा था, तो मेरे को लगता था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हम संपन्न हो सकते थे। तो वो सुरक्षा मेरे को समझ में, तो 2 ही पॉइंट मेरे को अच्छे लगे आरसीएम में। उसने उसका जिक्र किया उस 30-35 मिनट में। उसके बाद उस आदमी ने आखिरी में मेरे बॉस को पूछा, यू आर इंटरेस्टेड? तो बॉस का जवाब था, आई एम नो इंटरेस्टेड, मैं इस तरह के काम नहीं करता और तुम जा सकते हो। तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं थोड़ा सा संस्कारित परिवार से था। मैंने मेरे बॉस को कहा, मैंने कहा आपको उसको पानी तो पिलाना चाहिए था, चाय की तो पूछते, नहीं पीता, अलग बात थी। आपने एक लाइन में कह दिया तुम जा सकते हो। मैंने मन क्या उसका फेस देखा आपने? वो उदास हो गया, बोले तू अपना काम कर। मैंने कहा वो तो मैं रोज करता हूं, आज भी करूंगा, पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आप मेरे सीनियर हो, उम्र ज्यादा है, जिंदगी का अनुभव ज्यादा है। मैंने कहा इस काम को किस तरह के लोग कर सकते हैं? तो उन्होंने मेरे को 6 उत्तर दिए, बड़े ध्यान से सुनना। पहला, इस काम को वो लोग करते हैं जिनमें अकल नहीं होती। दूसरा, इस काम को वो लोग करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते। तीसरा, इस काम को वो लोग करते हैं जिनके पास पहले से कोई काम नहीं है। चौथा, इस काम को वो लोग करते हैं जिनकी घर में कोई वैल्यू नहीं है। पांचवा, इस काम को वो लोग करते हैं जिनको रिश्तेदारी में कोई बुलाता नहीं। और आखिरी जवाब, ये काम तू कर सकता है। इनडायरेक्ट जो उनको इंसल्ट करनी थी वो आखिरी लाइन में कर दी कि ये सारे गुण तेरे में हैं। और मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि उस व्यक्ति ने एक बात बताई थी उस प्लान के अंदर। आज पता नहीं आपने देखा, या आपकी अपलाइन भी बोलती है, जब आपको समझाने जाती है ना, तो वो आपसे एक बात जरूर बोलती है, देर मत करना, जल्दी आओ जल्दी पाओ। बहुत लोग उसमें 1 हफ्ता निकाल देते हैं, 10 दिन निकाल देते हैं। तो मेरे बॉस ने कहा ये सारे गुण तुम्हारे में हैं। मैंने कहा मैं करूंगा। बोले कब करोगे? मैंने कहा मैं आज ही करूंगा। बोले आज क्यों करोगे? मैंने कहा आपने शायद उसकी बात को ध्यान से नहीं सुना, पहले आओ पहले पाओ। बोले पता है ज्वाइनिंग कितने की है? उस समय 1500 की होती थी। 3 ड्रेस आती थी, बैग आता था। उस समय के कुछ लोग हैं हमारे सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर। बोले 1500 की है? मैंने कहा हाँ। बोले तेरी सैलरी कितनी है? मैंने कहा 2075। बोले आज तारीख कितनी है? मैंने कहा 26 जुलाई। बोले सैलरी बची है? मैंने कहा वो तो कल खत्म हो गई। बोले फिर ये पैसे कहां से लाएगा? तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा मैं कहीं से भी लाऊं, आपसे नहीं मांगूंगा। कहीं से भी लाऊंगा, मैं आपसे नहीं मांगूंगा। आज तो भगवान की कृपा से हम सब लोग संपन्न हैं। आप मेरे बारे में सोच के देखो, जिसकी सैलरी 1 दिन पहले खत्म हो चुकी है और उसको 26 तारीख को ज्वाइनिंग करनी है, क्या करेगा? किसी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है, मेरे को आज भी वो प्रेरित करती है। लाखों रिश्तेदार होते हैं, जब पैसा पास होता है टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है।
जब आपके पास पैसे नहीं होते ना तो आपको कोई देने को भी तैयार नहीं होता। आज आप देखना, बैंकें उन्हीं लोगों को फोन करती हैं जिनके पास पहले से पैसे हैं। मेरे को हफ्ते में 3 बार बैंकों का फोन आता है, सर हमसे पैसे ले जाओ। मैंने कहा मेरा तो तुम्हारे पास जमा है। बोले वो अलग जमा है, आप हमसे भी तो लो। तो मैंने कहा जब मैं शुरू में आरसीएम शुरू करने के लिए पहली कार लेने गया था तो मैंने कहा उस समय भी तो मैं तुम्हारे पास आया था, तब तुमने मेरे को पैसे क्यों नहीं दिए? तो पता है उनका क्या जवाब था, जब आपके पास नहीं थे तो हम कहां से देते, अब आपके पास है तो हम देना चाहते हैं। अच्छा, पैसे चाहिए किसको? जिसके पास नहीं है। देखना, गरीब आदमी को बैंक फोन नहीं करती कि पैसे ले जाओ, उनको पता है ये देगा कहां से, गरीब है। तो ये नियम है दुनिया का। बैंक भी उसी आदमी को फोन करती है जो पहले से करोड़पति है। जैसे भी, मैं उस कहानी को दोहराना नहीं चाहता, मैंने ज्वाइन किया 26 जुलाई 2002 को ही। 4 साल पहले मेरे बॉस भी ज्वाइन हुए, वही वाले। कब? 4 साल पहले। और मेरे 17 साल के बाद अभी वो यहां ज्वाइन हुए। तो जिस दिन वो ज्वाइन हुए तो मैंने उनको ये बात तो जरूर पूछी, हालांकि मैं फ्लो में बोल गया। मैंने कहा सर ज्वाइन तो कर रहे हो पर इस काम को किस तरह के लोग करते हैं? हालांकि मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि वो रो पड़े ये बात सुनने के बाद। मेरे को अच्छा नहीं लगा। मेरे सीनियर हैं, आज भी मैं उनको सर ही बोलता हूँ, वो मेरे को आज भी दिनेश ही बोलते हैं। मैंने कहा सर मैं माफी मांगता हूँ, नहीं बोलना, पर मेरे को सर मेरा पुराना दिन याद आ गया, मैं फ्लो में बोल तो गया। उन्होंने जो मेरे को जवाब दिया इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है। उन्होंने कहा दिनेश मैं इसलिए नहीं रोया कि तुमने ऐसा क्यों कह दिया, मैं इसलिए रो पड़ा, मेरा एक बच्चा लगभग 9 साल का, 11 साल का है। ये जब मैच्योर्ड होंगे 20, 22, 23, 24 साल के, तो ये मेरे से एक प्रश्न पूछेंगे, पापा जॉब में आप दिनेश चौधरी की अप्लाइन थे, यानी सीनियर अप्लाइन। ये तो हमारा शब्द है अप्लाइन, मतलब सीनियर अप्लाइन। तो जॉब में तो आप दिनेश चौधरी की अप्लाइन थे, आरसीएम में दिनेश चौधरी आपकी अप्लाइन कैसे बन गया? जो लोग आज भी सिस्टम के प्रति सीरियस नहीं है ना, ये जवाब आपको भी आने वाली पीढ़ी को देना पड़ेगा। मैंने कहा बात तो सही है, पूछेंगे। बोले मैं जवाब क्या दूं? मैंने कहा बच्चे आपके हैं, जवाब आपको ही देना है। बोले दूं क्या? मैंने कहा ये आप समझो। तो उन्होंने मेरे से कहा दिनेश तुम्हें 17 साल का अनुभव आरसीएम का मेरे से ज्यादा है, तो तुम बताओ मेरे को क्या जवाब देना चाहिए। मैंने कहा सर मेरे को तो एक ही जवाब अच्छा लगता है, एक लाइन में कह देना बेटा उस समय मेरे को अकल नहीं थी। एक लाइन में जवाब है। बोले जवाब तो अच्छा है पर वो ये भी तो पूछ सकते हैं बाद में कैसे आई, फिर बाद में कैसे आ गई। जो लोग आज पहली बार इस सेमिनार को सुनने आए हैं, जो भी आपको लेकर आया है, मेरा आपसे एक ही निवेदन है, आ गए तो नंबर लगवा लेना। आ ही गए तो नंबर लगवा लेना, क्योंकि इसमें नंबर की बहुत ताकत है। ये सीनियर जानते हैं, जो 10 दिन भी लेट हुए ना और उनके ऊपर कोई अप्लाइन आज भी दिखता है, उनको उन्हें अफसोस होता है यार। इसका बहुत बड़ा महत्व है। आज भारत में लोग मेरे से पूछते हैं कई बार, दिनेश जी पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं, फिर इतने अमीर आप कैसे बन गए आरसीएम में? मैंने कहा नंबर देखना किस समय का है। तू नंबर तो देख, जब कोई लगवाने को तैयार नहीं था ये उस समय का नंबर है भाई। और मैं थैंक्स देता हूं इस सिस्टम को। मेरे को अपने आप पर गर्व नहीं है, मैं हमेशा सबको बोलता हूं ये सिस्टम का हाथ पकड़ के रखो आप। जो गवर्नमेंट मेरे को 2075 रुपए दिया करती थी 30 दिन काम करने के, आज मैं इस सिस्टम में 4 दिन काम करता हूं और उस गवर्नमेंट को दिनेश चौधरी हर महीने 1 लाख रुपए इनकम टैक्स देता है। 1 लाख। पिछले महीने बोनस आया, अच्छा लगा। पिछले महीने मैंने गवर्नमेंट को 1,86,000 टैक्स दिया है, 1,86,000।